हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गुप्त काल में जो शिक्षा की स्थिति थी या शिक्षा का किस प्रकार में स्तर था। इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और उनके जो दोनों प्रश्न पत्र हैं, प्रथम और द्वितीय, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो गुप्त काल का जो टॉपिक है वो दोनों ही प्रश्न पत्रों में दिया गया है। तो आज हम गुप्त काल में जो शैक्षिक स्थिति थी या शिक्षा का क्या स्तर था या क्या दशा थी, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जो शिक्षा का स्वरूप हमें दिखाई देता है, शिक्षा की जो प्रारंभिक स्वरूप था, उस स्वरूप में हमें जो श्रुति आधारित या श्रुति परंपरा पर जो आधारित जो शिक्षा की व्यवस्था हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है, और यही व्यवस्था हमें कालांतर में कई कालों में भी इस व्यवस्था के दर्शन हमें होते दिखाई देते हैं। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा गुरु अपने शिष्य को जो है वो उपनयन संस्कार को संपन्न करवाकर और उनको शिक्षा दिया करते थे। जो आश्रम व्यवस्था का जो प्रारंभिक जो रूप है या जो पहला स्तर है, प्रारंभिक जो स्तर है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो विद्यार्थी है या शिष्य जो है वो अपने गुरुओं के आश्रम में यानी गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा अध्ययन किया करता था। गुरुकुल में जो शिक्षा गुरु के सानिध्य में रहकर गुरुकुल के नियमों को मानते हुए और जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए 25 वर्ष की अवस्था तक उसे गुरु के सानिध्य में विविध क्षेत्रों में जो गुरु उसको शिक्षा दिया करते थे, उन शिक्षाओं को वो अपने जीवन में उतार कर और फिर जो अगला जो उनका आश्रम था, उस आश्रम में गुरु की अनुमति लेकर वो प्रवेश किया करते थे। तो श्रुति परंपराओं पर जो ऋचाएं थी, उन ऋचाओं को, उन मंत्रों को गुरु उनसे बुलवाता था, उनको सुनाता था, और श्रवण सुनकर मतलब पुनः वो अपने गुरु को वो सब चीज़ें जो उन्होंने गुरु से सीखी है वो उनको बतलाते थे। तो श्रुति परंपरा पर जो ये आधारित शिक्षा है, इससे शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप हमें शिक्षा जगत के इतिहास में जो उसके प्रारंभिक रूप में हमें दर्शन होते हैं वो श्रुति परंपरा पर आधारित रूप में होते हैं। क्योंकि उस समय लिखित व्यवस्था नहीं थी और लिखने का कार्य नहीं था, केवल सुनकर ही उन मंत्रों को, उन सूक्तों को समझा जाता था और पुनः गुरु के पूछे जाने पर उनका उत्तर उनको दिया जाता था बोलकर। तो इस प्रकार ये जो श्रुति परंपरा वैदिक काल में जो स्थापित हुई, यही व्यवस्था कालांतर में कुछ समय तक हमें देखने को मिलती है। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में जो शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ और अब भी जो वैदिक परंपराओं पर आधारित जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों के साथ साथ कई प्रकार के जो सामूहिक और व्यक्तिगत शिक्षा का भी इस काल में विकास हो चुका था। गुप्त काल के अंतर्गत अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के बारे में हमें जानकारी का जो मुख्य स्रोत मिलता है वो चीनी यात्री जो गुप्त काल में भारत में आए, और इन चीनी यात्रियों के जो महत्वपूर्ण जो इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, उन महत्वपूर्ण ग्रंथों में हमें गुप्त काल के विषय में या गुप्त काल के समय जो सामाजिक जो अपनी शैक्षिक स्थिति थी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने गुप्त काल की जो शैक्षिक स्थिति थी उसके विषय में लिखा है कि इस काल में जो शिक्षा का जो प्रारंभ है वो 6 वर्ष की आयु से होता था। आरंभिक 6 वर्ष या 6 महीनों में वर्णवाला तथा संयुक्त अक्षरों की जो है उनको शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद 1 वर्ष तक जो प्रारंभिक गणित है उस गणित की शिक्षा उनको दी जाती थी। 7.5 वर्ष से लेकर और 11 वर्ष तक उनको व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, और उसके बाद 14 वर्ष तक उनको न्याय, दर्शन, काव्य, ज्योतिष और गणित इत्यादि विविध जो शिक्षा के जो विषय थे उन विषयों की शिक्षा उनको दी जाती थी। अध्ययन के विषयों में जो है वो वैदिक संहिता, वेदांग
पुराण, मीमांसा, स्मृतियाँ, न्याय, धर्म, गणित, ज्योतिष एवं दर्शन जो थे वो प्रमुख विषय हुआ करते थे। इस समय जो जादू टोने एवं जो तंत्र मंत्र की शिक्षा का भी चलन था। गुप्तकालीन शिक्षा प्रणाली जो है वो उपनिषदों पर आधारित जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन पद्धति के अनुरूप थी, अर्थात छात्रों को शिक्षकों के शब्द जो है वो सुनने होते थे, उनको उन पर विचार करना होता था तथा उन्हीं शब्दों को उनको समझना भी होता था। ब्राह्मण वर्ण गुप्त काल में सबसे सुशिक्षित वर्ण था। शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सभी को, यानी जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक ही जो है वो शिक्षा का प्रावधान था या शिक्षा सुलभ थी। शूद्र वर्ग जो है वो शिक्षा से वंचित वर्ग था। गुप्त शिलालेखों में जो शिक्षक के लिए आचार्य तथा उपाध्याय शब्द का प्रयोग मिलता है। विद्यार्थियों को शिष्य अथवा अर्थात उनके लिए ब्रह्मचारी शब्द भी यहाँ पर प्रयुक्त होता हमें दिखाई देता है। राजा अग्रहार के रूप में कई प्रकार का सहयोग रूप में जो ग्राम थे वो उनको दिया करते थे और इन ग्रामों के खर्च से वैसे जो है वो शिक्षा केंद्रों का या गुरुकुलों का जो है वो खर्च चला करता था। गुप्त काल में ब्राह्मण तथा बौद्ध शिक्षा पद्धति समान रूप से प्रचलित थी। आज से हजारों वर्ष पूर्व गुप्त काल के जो अनेक विश्व विख्यात विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी और इसमें से तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और सारनाथ विश्वविद्यालय अधिक इस समय के जो है वो प्रचलित विश्वविद्यालय रहे हैं। यहाँ देश विदेश के जो है वो लाखों छात्राएं अध्ययन किया करते थे। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा, वाराणसी, वल्लभी, उज्जैनी, पद्मावती तथा कांची जो है वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस प्रकार गुप्त काल में जो शिक्षा की स्थिति थी वो स्थिति काफ़ी अच्छी थी। राजकीय संरक्षण के कारण यहाँ पर कई सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना हो पाई और इन विश्वविद्यालयों में जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य जो वैदिक धर्म या उपनिषदों पर या पुराणों पर जो आधारित शिक्षा का स्वरूप था, उस स्वरूप को समझने के लिए कई सारे विदेशी यात्री प्राचीन भारत में जो चीनी यात्री थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेने यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने तात्कालीन समय में जो भारत की स्थिति देखी, भारत की शिक्षा की स्थिति देखी और अपने आंखों देखा हाल उन्होंने अपने ग्रंथों में दिया है, जो हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। आज के वीडियो में हमने बात की है गुप्त काल में जो शिक्षा का स्वरूप था, किस प्रकार की स्थिति थी, इस पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।